अच्छा, इस तरह से है कि मैंने आपको वो 2 वीडियोज़ सेंड की थी, उससे रिलेटेड एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड ही थी। वो मतलब किस तरह से हमारा वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से होती है, फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है और फिर अल्टीमेटली वो किस तरह से वो एक्शन पोटेंशियल जो हमारा वो किस तरह से दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है। तो बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट आयन्स होते हैं हमारे ना इस केस में एक्शन पोटेंशियल केस में जो रोल प्ले कर मेम्ब्रेन के एक्शन पोटेंशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। सोडियम आयन्स होते हैं और पोटेशियम आयन्स होते हैं ना। तो इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से वोल्टेज के ऊपर भी डिफरेंस आ जाता है इंट्रासेलुलर वोल्टेज पे। तो जो हमारे जब सोडियम आयन्स मूव इन करते हैं उसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल उसको चाहिए होता है ना, अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल तक चली जाती है तो फिर वो मजीद वो उसको सोडियम आयंस को चैनल्स ओपन होते जाते हैं, उसको पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। मतलब आपकी पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेफ्ट से 0 था या 0 से भी नीचे होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना। तो सोडियम आयंस आपकी इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में आना शुरू होते हैं, मतलब आपकी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करना भी शुरू करते हैं किसी स्टिमुलस वगैरह की वजह से ना। तो होता ये है कि फिर एक वो थ्रेशोल्ड लेवल है, उस पे जीरो को अज्यूम कर लो तो जीरो से निकालते हैं, वैसे जीरो से कम ही होता है तो -40 के करीब होता है। तो वहाँ तक चले जाएं तो फिर वो है कि वो पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाती है, उसकी वजह से मजीद सोडियम चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और सोडियम और कलर आना शुरू हो जाता है सेल में, और वो वोल्टेज आपकी जो सेल की वो बढ़ती रहती है। तो इस सारे प्रोसेस को फिर आपके जो है पोटेशियम चैनल्स जो है वो उसको ओपन हो जाते हैं, और पोटेशियम आपकी जो है जब पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है, तो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है सेल से पोटेशियम आयंस। तो पोटेशियम आयंस सेल से बाहर मूव करना शुरू होते हैं, तो आपकी वोल्टेज सेल के अंदर जो बढ़ गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि वो आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से अटेन हो जाता है। तो सारा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ मैथमेटिकल वो भी थी क्वेश्चंस में, वो भी देखी। तो मैं आज आपको उसी के थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँगा, आपकी जो है एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स किस तरह से ओपन होते हैं, और फिर ये जो आपका बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है वो किसी सेल के अंदर प्रोपेगेट किस तरह से होता है। बेसिकली ये 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि नॉर्मली आपकी नज़र आ रहा होगा आपको ये इसमें पिक्चर में कि नॉर्मली ये होता है कि आपका जो है आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो सबसे पहले ये होता है कि 3 सोडियम आयन जो है उससे सेल मेम्ब्रेन से बाहर मूव कर जाते हैं, तो उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारा एटीपी के थ्रू इसके इस सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी आती है एटीपी के ब्रेकडाउन से। एटीपी आपका ब्रेकडाउन कर जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ना, उसमें ब्रेकडाउन कर जाता है, तो उसकी वजह से ये फैसिलिटेटेड मूवमेंट आयन की हो जाती है कि 3 सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन जो है इनसाइड ऑफ द सेल आ जाते हैं। तो उससे इसके आने से ये क्या होता है, क्योंकि अंदर तो 2 आयन आए हैं पॉजिटिव और बाहर 3 चले गए, तो उसकी वजह से क्या होता है इनसाइड ऑफ द सेल जो है उसमें पॉजिटिव कम हो जाता है, वो मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल एनवायरनमेंट के मुकाबले में कम पॉजिटिव हो जाती है, तो वो नेगेटिव हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, और बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है, इनसाइड ऑफ द सेल जो है नेगेटिव हो जाता है। तो इससे एक और काम भी ये होता है कि आपका जो है ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है। ये ऊपर वाला जो है जहाँ पे सोडियम है ये आप इसको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कंसीडर करें, और अंदर वाला जहाँ पे ये पोटेशियम आयन है ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, मेम्ब्रेन ये दरमियान में एक तरह से मेम्ब्रेन है आपकी, सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बाहर अब पॉजिटिव आयन बाहर सोडियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं कंसंट्रेशन, और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं। तो
वो इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव करने की कोशिश तो करते हैं आपके सोडियम आयंस इनसाइड ऑफ द सेल में, लेकिन ये है कि मेम्ब्रेन आपकी अलाउ नहीं करती इसको। वो क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो इस तरह से अलाउ नहीं करती है इसको बगैर किसी स्टिमुलस के, या उसके अंदर आना नहीं आता। और इसी तरह से पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नेचुरली टेंडेंसी होती है कि आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करे, लेकिन मेम्ब्रेन इनको बैरियर का काम करती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। तो कुछ थोड़े बहुत आयन जो हैं वो इन चैनल्स के अलावा भी मूव इन मूव आउट कर लेते हैं, तो माइनर क्वांटिटी में जो होती है, उसकी वजह से एक थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है। ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें, अगर आप मेजर करें तो हमारी सेल की जो है वोल्टेज अगर मेजर करें इनसाइड ऑफ द सेल अगर हम, तो वो -70 मिली वोल्ट के करीब होती है। तो -70 मिली वोल्ट है हमारा, ये जो होगा ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा होता है आपका, अगर हम तो समराइज करें, आपका आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव होता है और इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, और सोडियम कंसंट्रेशन जो है आपकी बाहर ज़्यादा होती है और इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो कम होती है। इसी तरह से पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है आपकी आउटसाइड ऑफ द सेल कम होती है और आउटसाइड ऑफ और इनसाइड ऑफ द सेल वो ज़्यादा होती है। ठीक है, बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव है सेल के अंदर। बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है। बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये सारा सिनेरियो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इस सारे केस में आपका क्या होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, आपका वो जो वोल्टेज होती है मेम्ब्रेन की। तो ये भी मतलब वो है, अब एक तरह से ये चैनल्स ड्रॉ करते हैं हमने। ये ये जो व्हाइट वाले हैं ये सोडियम चैनल्स हैं, और जो ब्लैक वाले हैं ये पोटेशियम चैनल्स हैं आपके बने हुए एक तरह से। और ये बाकी आपकी मेम्ब्रेन है, ये जो लाइंस लगी हुई हैं। और रेस्टिंग पोटेंशियल में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्ट से आप लेफ्ट से स्टार्ट करें, तो अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो, तो आपकी जो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव है और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है आपकी वो नेगेटिव है। तो सोडियम आयंस कोशिश करते हैं आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस, आप क्योंकि उनकी बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है उनको सोडियम चैनल्स अलाउ नहीं करते, अंदर नहीं आते। इसी तरह से पोटेशियम चैनल ये ब्लैक वाले, तो यहाँ पे भी सोडियम रेस्टिंग इसमें जब स्टिमुलस के बगैर पोटेशियम चैनल कोशिश करते हैं सेल से बाहर मूव करने की अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस, लेकिन जो है पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होते बगैर किसी स्टिमुलस के। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही रहता है आपका। उसके बाद क्या आता है होता है कि कोई आपको स्टिमुलस आ गया बस, तो स्टिमुलस आता है आपका, इसका पॉजिटिव आयन की सूरत में आता है, जब भी आता है पॉजिटिव चार्ज की सूरत में। तो स्टिमुलस आने से क्या हुआ कि ये सबसे पहले इस पे आया, सोडियम चैनल पे आता है स्टिमुलस में, तो पॉजिटिव चार्ज स्टिमुलस आया, तो ये आपका सोडियम चैनल जो है वाइट वाले सोडियम चैनल है, तो ये फ्लिप करके ओपन हो गया। फ्लिप करके ओपन हुआ तो उससे क्या हुआ कि सोडियम आपकी बॉडी आपकी सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो एक सर्टेन लेवल तक सोडियम आपके सेल के अंदर आया, तो उसके बाद थ्रेशोल्ड लेवल से, जब उसे थ्रेशोल्ड लेवल पे है, थ्रेशोल्ड लेवल पे से जब ऊपर जाता है, तो मतलब अल्टीमेटली आपका वो होना शुरू हो जाता है, सोडियम की क्वांटिटी अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उसके नतीजे में आपका ये वोल्टेज भी सेल का बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो आपका इनसाइड ऑफ द सेल मोर पॉजिटिव होगी, आउटसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव होगी, मतलब रिवर्स हो गए जो आपके चार्जेस थे पहले आपकी बाहर पॉजिटिव थे और अंदर नेगेटिव थे। सोडियम चैनल ओपन हुए, उसकी वजह से सोडियम आपके सेल के अंदर आ गई, अंदर आने की वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से आपका ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें एज कम्पेयर टू आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट।
तो एक सर्टेन लेवल तक ये चलता रहता है, सोडियम चैनल ओपन रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल वो भी फ्लिप करके ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल जब ओपन होते हैं तो उसकी वजह से आपके सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। सोडियम चैनल क्लोज हो गए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पोटेशियम जो है वो सेल के बाहर मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है। जब पोटेशियम आपके सेल के बाहर मूव करना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका दोबारा से वो अंदर पॉजिटिविटी कम होना शुरू हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और बाहर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो आपका वोल्टेज भी कम होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर। अल्टीमेटली कम होता होता वो दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है। जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे आता है तो ये पोटेशियम चैनल भी आपके क्लोज हो जाता है और दोबारा से आपका इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव हो जाता है और आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव हो जाता है। इसको सारे को ये नीचे ग्राफ भी बना हुआ, अगर हम वोल्टेज और टाइम का ग्राफ ड्रा करें तो एक्स एक्सिस पे वोल्ट टाइम लेकर वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले, तो आप देखें इसको। सबसे पहले ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये डॉटेड लाइन है, ये स्टिमुलस है। आपका स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने की वजह से आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। सोडियम चैनल जब ओपन हुए तो वो अल्टीमेटली आपका वोल्टेज इंक्रीज करता गया। एक सर्टेन लेवल पे आया वोल्टेज आपका, पॉजिटिव फीडबैक लूप चलती रही और एक सर्टेन लेवल पे आया, उसके बाद वो आया आपका सोडियम चैनल क्लोज हो गए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से आपका क्या हुआ, सोडियम चैनल क्लोज हुए और पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से आपका नेगेटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो गया। वो क्या करता है, वो आहिस्ता सोडियम पोटेशियम चैनल आपके सेल से बाहर मूव करना शुरू हो गए और उसकी वजह से जो है आपका इनसाइड ऑफ द सेल दोबारा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, तो वो उससे क्या हुआ, वोल्टेज कम होना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली आपका ये दोबारा से वो आ गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से अटेन हो गया और दोबारा से आपके पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो गए। ये सारा प्रोसेस है आपका, एक्शन पोटेंशियल इस तरह से जनरेट होता है कि मतलब कोई स्टिमुलस आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है। अगर कोई स्टिमुलस नहीं आता तो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, आपको चलता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपका एक्शन पोटेंशियल तो चले, वो भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी हमें तब पता चल गया क्या होता है, किस तरह से होता है। एक्शन पोटेंशियल भी पता चल गया कि किस तरह से जनरेट होता है, आयन गेटेड वो, मतलब आयन की वजह से स्टिमुलस आता है उसकी वजह से आ जाता है। तो उसके बाद जो है आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट किस तरह से, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक वो दिया हुआ है, न्यूरॉन का सिनेरियो दिया हुआ है। तो न्यूरॉन है, उसमें एक उसका न्यूक्लियस है, उसके बाद उसका एक्सॉन है और एक्सॉन के साइड पे वो एक्सॉन हिलक भी बना हुआ है। वो पूरा आपको शायद नजर नहीं आ रहा, ये जो ऊपर एरो का निशान है ये आपका एक्सॉन हिलक है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के केस में ये भी न्यूरॉन है, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल के केस में ये भी यही होगा कि आपका आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो पॉजिटिव होगा, इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव होगा। तो फिर एक ये ग्रेडेड पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, ये एरो, ये ग्रेडेड पोटेंशियल आया, ये बेसिकली स्टिमुलस है कोई भी ना। तो स्टिमुलस आया, ये उसको पॉजिटिव से साइन से शो किया गया। तो स्टिमुलस आने से ये हुआ कि वही सारा प्रोसेस हुआ आपका एक्शन पोटेंशियल वाला, वो चैनल्स ओपन हुए सोडियम के और फिर वोल्टेज अंदर पॉजिटिव हो गई और आउटसाइड नेगेटिव हो गई। अल्टीमेटली फिर वो सारा प्रोसेस हो गया फिर, और उसके बाद ये है कि फिर ये नेक्स्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। ये एक्शन स्टार्ट में आया, उसके बाद फिर ये आगे मूव कर गया, मतलब उसमें एक्सॉन में भी मूव करता जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा इसने आगे मूव किया तो वहाँ पे ये सारा प्रोसेस हुआ एक्शन पोटेंशियल का। उसके बाद ये देखें सारा आहिस्ता आहिस्ता
आगे को मूव करता जाता है, इसकी वजह से आपका ये जो है स्टिमुलस जो है वो आगे ट्रांसफर होता जाता है आपकी उसके अंदर, सेल के अंदर। तो दूसरा ये है कि ये इसमें ये दिया हुआ ये रिफ्रैक्टरी पीरियड, वो ये है कि ये फॉरवर्ड ही क्यों मूव करता है ना, मतलब ये जो एक्साइटेशन है, ये स्टिमुलस है, वो दोबारा से पिछले सेल को क्यों नहीं स्टिमुलस देता। तो इसलिए कि वो जब एक बार स्टिमुलस वो हो जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल अटेन करके दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल में सेल चला जाता है, तो वो अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में होता है, उसके वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो कुछ शॉर्ट स्पैन के लिए, तो इस वजह से वो दोबारा उस पीछे वाले को एक्टिवेट नहीं कर सकता, अपने से आगे को वो एक्टिवेट करता है, उसकी वजह से जो आपका वो इम्पल्स है ये आगे ट्रांसफर होती जाती है। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ न्यूरॉन के केस में नहीं होता, बाकी आपके सेल्स भी जो हैं, आपके कार्डियक सेल्स वगैरह, स्मूथ मसल सेल्स वगैरह, इनमें भी इसी तरह से एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली इसी तरह से होता है, इसमें अगर कोई आपका सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये सारा इनमें कोई इम्पल्स या कोई सिग्नल जो ट्रांसफर होता है, तो वो इसी के थ्रू होता है, आपके बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के थ्रू कोई सिग्नल आता है, वही सारा इसी तरह से एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही आपका वो आगे से आगे ट्रांसफर होता है। तो ये था आज।